हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो कि डिप्लोमैट्स हैं, लेकिन ऐसे देश में फंस जाते हैं जहां पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब दूसरे देश में वो कैसे खुद को सरवाइव करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होता है। समय चल रहा है 1991 का। जगह है सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु, जहाँ पर ब्लैक लोगों का राज है। वहाँ पर ज्यादातर उन्हीं लोगों की मेजोरिटी है, या ये कहें कि उन्हीं का सिक्का चलता है। लेकिन बीते कुछ दिनों से यहाँ पर कोरियन की आवाजाही ज्यादा हो गई है। उनके देश के डिप्लोमैट्स यहाँ पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि साउथ कोरिया को अगर यूनाइटेड नेशन में हिस्सा बनना है तो उन्हें सोमालिया के वोट की ज़रूरत है। और इसीलिए वो एक वोट के लिए अपने डिप्लोमैट्स को इस जगह पर कई सारे गिफ्ट के साथ भेजते हैं, ताकि वो वहाँ के लोगों को उनकी सरकार को खुश कर सके, उनका वोट पा सके। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कुछ ही दिन में यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी सरकार को भी हिला कर रख देगा। हैन नाम का आदमी, जो कि साउथ कोरिया एम्बेसी का एम्बेसडर है, वो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हुआ है और हाथ में एक बोर्ड लेकर, ताकि वो सभी मीडिया वालों को बता सके कि उन्होंने सोमालिया के गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उधर दूसरी ओर हम साउथ कोरियन काउंसलर को देखते हैं, जो अभी अभी यहाँ पर लैंड हुआ है। उसे फॉरेन एम्बेसडर से मिलना है, क्योंकि वो कुछ खास चीज़ों को लेकर यहाँ पर आए जो काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए वो फौरन उनसे मिलने के लिए एक जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ एम्बेसडर भी लेट पहुँचते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा होता है, पर कुछ कहता नहीं है। दरअसल उसके हाथ में एक बैग है जिसमें बहुत सारे बेशकीमती गिफ्ट हैं, जिसे वो कोरिया से लेकर आया है, ताकि वो यहाँ के प्रेसिडेंट को ये देकर उन्हें खुश कर सके और उनका वोट पा सके। इसके बाद वो सभी फॉरेन कार में बैठकर उनसे मिलने के लिए निकल जाते। लेकिन दोस्तों, बीच में ही उनका सामना कुछ लोगों से होता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। वो उनका सभी सामान छीन लेते और एम्बेसडर को बाहर आने को बोलते, और फिर उस बैग को भी छीन लेते हैं जो कि वो प्रेसिडेंट को देने वाले, और वहां से लेकर उसे रफू चक्कर हो जाते हैं। अब एम्बेसडर कहता है कि उन्हें कैसे भी करके प्रेसिडेंट से मिलना है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उन्हें ये अपॉइंटमेंट बहुत ही मुश्किल से मिला है, इसीलिए वो लोग पैदल ही वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जब तक वहां पहुंचते हैं वो जा चुके। ये लोग उनके सेक्रेटरी से भी मिलते हैं और उनसे थोड़ा सा टाइम मांगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं बनती। तभी हैंग की नजर ऊपर से आ रहे नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर पर पड़ती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये जरूर उसी की चाल है। दरअसल दोस्तों, नॉर्थ कोरिया नहीं चाहता कि साउथ कोरिया यूएन का हिस्सा बने और उनकी जगह उन्हें वो सीट मिले, और इसीलिए इतनी जद्दोजहद हो रही है। सो बेसिकली साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों की आपस में बनती नहीं है। अगले सीन में हम कुछ स्लम के बच्चों को देखते हैं, और इनमें वो भी लोग होते हैं जिन्होंने एम्बेसडर से वो बैग चुराया था। तभी वहां पर एक नॉर्थ कोरियन आदमी आता है और उन्हें ऊपर मिलने के लिए बुलाता है। तो यहाँ पर हैंग का जो शक था वो असल में साबित हो जाता है। जो उस दिन छीना झपटी हुई थी वो असल में नॉर्थ कोरिया वालों ने ही करवाई थी, और इसकी वजह आप जान ही गए होंगे। वो बंदा उन लोगों को खाने का सामान और कुछ पैसे देता है, जिसके बदले में वो उनसे वो बैग ले लेता है और वहां से चला जाता है। उधर जब हैंग घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसकी कार पर लगी गोलियों के निशान को देखकर हैरान हो जाती है। उन्हें डर लग रहा था कि अगर ये गोलियां हैंग को लग जाती तो क्या होता। तभी वो उनके ड्राइवर को भी देखती है, जिसके सर पर चोट लगी थी। वो उसे कुछ खाने का सामान देती है और जाकर आराम करने को बोलती है। अंदर बैठा हैंग इस बात से टेंशन में आ जाता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी जॉब भी जा सकती, क्या पता उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप भी लग सके। तभी उसका एक साथी कहता है कि मुझे लगता है कि ये बात किसी ने लीक करी है, और उसकी हामी भरते हुए हैंग कहता है कि हाँ, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है, ये काम उन्हीं नॉर्थ कोरिया वालों का है। बस हमें कुछ सबूतों की जरूरत है, जिसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी उनके पास एक मिनिस्टर की कॉल आती, लेकिन उनमें से कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता। इसीलिए वो सभी बैड कनेक्शन का हवाला देकर कॉल को रख देते, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें डांट पड़ने वाली है। अब अगले दिन कॉन एक बंदे से मिलने जाता है, जो असल में एक न्यूज रिपोर्टर था। वो उसे बताता है कि उसे कुछ दिन पहले एक एड मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया था, और तब उसे कुछ फोटोज मिली थी। वो उन्हें देखता है और उसमें कुछ सोमालियन लोग हाथ में बंदूक लिए हुए खड़े थे। कॉन को समझ आ जाता है कि वो इससे नॉर्थ कोरिया को फंसा सकता है और सोमालियन प्रेसिडेंट को खुश भी कर सकता है। वो उसे उस फोटो के साथ एक फेक न्यूज प्रिंट करने को कहता है, जिसमें उसे लिखना था कि नॉर्थ कोरिया की सरकार उन लोगों को हथियार सप्लाई कर रही है जो देश में दंगे कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। और उसी न्यूज को ढाल बनाकर एम्बेसडर हैंग उस शख्स से मिलने जाता है, जो कि प्रेसिडेंट के लिए सारी स्पीच लिखता है। वो उसे भी न्यूज़पेपर दिखाता है जिस पर वो न्यूज़ छपी हुई थी, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। तो हैंग कहता है कि तुम मेरे प्रेसिडेंट से मीटिंग करवा दो एक बार, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तो बहुत ही बड़ा रिश्वतखोर आदमी होता है। वो हैंग से कहता है कि उसके बेटे, जो कि अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, उन्हें वो $50,000 की स्कॉलरशिप करवा दे, और तभी जाकर वो ऐसा करेगा। अब हैन के पास इतने पैसे तो नहीं होते, और वो अपनी सरकार से भी पैसों को नहीं मांग सकता। अभी बाहर उसी आदमी पर उसकी नजर पड़ती है, जो कि नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर से मिल रहा था। उसे लगता है कि उन्होंने उसे पैसे दे दिए, इसीलिए वो उसके पास जाकर गुस्से में कहता है कि आप लोगों को ये खेल ईमानदारी से खेलना चाहिए।
तब वो इन्हें वही न्यूज़पेपर दिखाता है जहाँ पर हैन ने वो फेक न्यूज़ प्रिंट करवाई थी और हैन चुप हो जाता है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से बाहर से कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती। उस जगह का गेट खुलता है तो इनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि अब इस देश में इमरजेंसी लग चुकी है। सरकार ने शूट आउट का ऑर्डर दे दिया है, इसलिए पुलिस सभी को खुलेआम मार रही है। जो जहाँ पर फंसा हुआ है वहीं फंसा है। दूसरी तरफ जब ये बात हैन की वाइफ को पता चलती है तो वो हैन के लिए परेशान होने लगती है। लेकिन तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है। जब वो गेट खोलती है तो वहां पर उन्हीं का ड्राइवर सोमा था, जो बुरी तरह से जख्मी हालत में था, और इसीलिए वो फौरन उसे अंदर आने को बोलती है और उसका इलाज करती है। तभी एक लेडी देखती है कि उसके गले में वही रेबल सपोर्टर के सिंबल का स्कार्फ है, यानी कि वो भी उन्हें ही सपोर्ट कर रहा है और इसे यहाँ पर छुपाना खतरे से खाली नहीं है। तभी बाहर सोमालियन पुलिस आ जाती है जो इनके घर में घुसने लगती है। सोमा को ढूंढने लगती है, लेकिन इसी बीच वहां पर हैन भी आ जाता है और उन्हें ये कहकर सुनाता है कि ये एक कोरियन प्रॉपर्टी है, तुम अंदर ऐसे नहीं आ सकते, और वो रूल को फॉलो करते हुए वहां से चले जाते। उनके जाने के बाद हैन को पता चलता है कि सोमा अंदर ही मौजूद है। अब ये लोग उससे ही ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है सोमा पीछे वाले गेट से बाहर भाग जाता है। पर इसी दौरान पुलिस उसे देख लेती है और उसे देखते ही गोली मार देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वो उसकी लाश को भी वहीं छोड़कर चले जाते हैं सड़ने के लिए। अब यहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सुबह होते ही रेबल्स पूरे शहर में पैम्फलेट फैला देते हैं, जिसमें लिखा था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है, क्योंकि वो बाहर से आने वाले पैसों को यहाँ गरीब लोगों में नहीं बांटते, बल्कि खुद खा जाते हैं। अगले दिन सभी एम्बेसी के पास एक फैक्स पहुँचता है, जिसमें लिखा था कि उन्होंने अगर हल्की सी भी मदद प्रेसिडेंट की तो उनके लोग और उनकी एम्बेसीज को जला दिया जाएगा। उन्हें हर हाल में जनरल की मदद करनी होगी, जो कि इन रेबल्स का हेड होता है। और ये सुनकर सभी एम्बेसीज के पसीने छूट जाते हैं और इधर हैन अपने परिवार की चिंता होने लगती है। इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें कल की फ्लाइट से कोरिया चले जाना चाहिए, लेकिन वो मना करती है कि वो उसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। पर हैन ने फैसला कर लिया है, इसीलिए वो अगले दिन कॉन के साथ टिकट लेने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ तो सब कुछ बंद हो चुका है, ना तो कोई अंदर आ सकता और ना ही कोई यहाँ से बाहर जा सकता है। अब तो रेबल्स ने उन जगहों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है जहाँ पर हर देश की एम्बेसीज मौजूद हैं। वो लोग उन इमारतों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और हैन फौरन खुद के लोगों को संभालता है। जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें वो जला देते हैं, ताकि कोई भी चीज़ उन रेबल के हाथ में ना लगे, उनके देश का कोई भी नुकसान ना हो। अब हैन अपनी बालकनी पर खड़ा होकर देख रहा होता है तो एक बूढ़ी औरत, जिसका इस लड़ाई में बहुत ही नुकसान हुआ है, वो उस लाखों की भीड़ में खड़ी होकर अकेले रो रही थी। दोस्तों, जब दंगे होते हैं तो फायदा किसी का नहीं होता और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो वो है आम लोग। अब सभी लोग बहुत डर चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर एम्बेसी के लोग यहाँ से जा चुके हैं और कुछ ही यहाँ बचे हुए हैं, और अब तो सब कुछ बंद भी हो चुका है। इसीलिए हैन कहता है कि अब हमें पुलिस की सुरक्षा चाहिए, जिसके लिए हमें सोमालियन चीफ से बात करनी होगी। अब वो लोग हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, वहां जाकर अंदर जाने की मांग करते हैं, लेकिन उन्हें वहां वही ऑफिसर मिलता है जो हैन को उस दिन उसके घर के बाहर मिला था। इसी को उसने बुरा भला बोला था, इसीलिए आज वो उन्हें जानबूझकर अंदर जाने नहीं देता। लेकिन कौन बाहर निकल कर कहता है कि तुम्हें हमें मारना है तो मान लो, लेकिन एक बात याद रखना, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट तुम लोगों को पकड़ लेगी, और अगर ये कभी ठीक नहीं हुआ तो मेरी एम्बेसी में तुम्हारे चीफ के पेपर पड़े हुए हैं, मैं उन्हें उन रेबल्स के हवाले कर दूंगा। उसका क्या होगा तुम्हें अच्छे से पता है, इसीलिए बेहतर है कि कुछ पैसे लो और हमें सुरक्षा दो। वो मान जाता है और कौन पुलिस को कोरियन एम्बेसी के बाहर खड़ा कर देता है। उन्हें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है, इसीलिए वो अगले ही दिन एयरपोर्ट जाते हैं और वहाँ जाकर एक स्टाफ से बात करते हैं। लेकिन वो तो इन्हें बताता है कि एक भी फ्लाइट नहीं है जो कोरिया जा रही है। वो कहता है कि हमें पड़ोसी देश कीनिया से बात करने दो, पर वो मना कर देता है और अंदर चला जाता है। यहाँ तक अब इन्हें यह भी पता चल चुका है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया वाले एयरपोर्ट जाने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया जाता है, क्योंकि वहां जाना बैन हो चुका है। अब रात हो जाती है और पूरा मोगादिशो शहर जल रहा था। हर तरफ बस तबाही थी, लोगों की लाशें पड़ी थी, कार जल रही थी। इसी में हम जोंग को देखते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया का होता है। वो उसी बंदे से कांटेक्ट करता है जिसने कहानी की शुरुआत में हैन को वो बैग छीनने में उसकी मदद करी थी। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो यहीं का लोकल इंसान है और उसे एम्बेसी के अंदर आने की इजाज़त दे देता है, पर उसका माइंड यहाँ पर बदल जाता है। वो उन सभी को बंदी बना लेता है और उनके पास जितनी भी कीमती सामान थे, जितनी भी पैसे थे, उन सभी को छीन लेता है, लूट लेता है। और यहाँ पर वो रुकता नहीं, वो बल्कि एक लड़की से छेड़छाड़ भी करता है, जिसका जोंग विरोध करता है तो वो उसे भी बहुत मारता है और फिर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर इनका सब कुछ जा चुका है, ना तो इनके पास खाना है और ना ही दवाइयाँ हैं। ये लोग चाइनीज एम्बेसी जाने का प्लान बनाते हैं, शायद उन्हें वहां पर कोई मदद मिल सके, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो तो कब का यहाँ से जा चुके हैं। इसीलिए ये सभी अब डरना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि अब ये किसी के भी निशाने पर आ सकते हैं। एम्बेसडर ली पूरे परिवार के साथ सड़कों पर भटक रहे होते। वो कहाँ जाए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एयरपोर्ट भी बंद हो चुके हैं। अब बस एक ही चारा बचा हुआ है और उन्हें साउथ कोरिया के पास जाना होगा। लेकिन उनका साथी ऐसा करने से मना करता है। पर ली अपने परिवार और उन औरतों के बारे में सोचते हैं और फैसला करते हैं कि वो साउथ कोरियन एम्बेसी में जाएंगे, जो कि कुछ ही दूरी पर होती है। उसके सामने खड़े होकर ली उनसे मदद की भीख मांगते हैं, लेकिन हैन को लगता है कि शायद ये उनकी कोई चाल होगी और इसीलिए वो मना कर देता है। लेकिन तब एक सामने वाला इंसान कहता है कि हमें नहीं तो बस बच्चों और औरतों को अंदर ले लो, प्लीज एक इंसानियत के बदले ये कर दो। तभी उनका ट्रांसलेटर उसे बहुत सुनाता है और उनके सामने भीख मांगने से मना करता है। अपने देश के बारे में सोचता है तो उसकी वाइफ आकर उससे कहती है कि अगर हमारे देश को हमारी इतनी ही फिक्र होती तो वो हमें बचाने के लिए जरूर आते। कौन कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसे में हम और देशों को बता सकेंगे कि हमने इंसानियत दिखाई, इससे हमारी इमेज अच्छी बनेगी। इसीलिए वो गेट को खोल देते हैं और वो सभी अंदर आ जाते हैं। अब साउथ वाले उन्हें खाने को देते हैं, लेकिन ली को लगता है कि इसमें उन्होंने शायद कुछ मिलाया होगा। तो हैन पहले उसे खाता है, जिससे कि उसे यकीन हो जाता है और वो खाना खा लेते हैं। अब दोनों पार्टीज को साथ में खाते हुए कौन एक फोटो क्लिक करता है एज ए प्रूफ के तौर पर। शायद रियलिटी में ये दोनों कभी साथ में ना आए, लेकिन ये सीन कहानी का सबसे बेहतरीन सीन में से एक होता है। अब जब सभी लोग सो जाते हैं तो कॉन्ग जाकर उन नॉर्थ कोरियन लोगों के पासपोर्ट देखने लगता है और उन्हें साउथ कोरियन बनाने लगता है, क्योंकि ऐसे में उनकी मदद होगी। पर कैसे ये हमें आगे पता चलेगा। इसी बीच ताई बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पता चलता है कि वो प्रोटेक्शन वाले गार्ड वहाँ से जा रहे हैं और यही बताने के लिए वो अंदर आता है। तो देखता है कि वहाँ पर कॉन्ग पासपोर्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर दोनों एम्बेसडर आते हैं और उन्हें रोकते हैं। तो एम्बेसडर ली कहते हैं कि अगर मैं भी कॉन्ग की जगह होता तो यही करता। जिसके बाद दोनों ही लोग एक प्लान बनाते हैं। वो कल सुबह सुबह यहाँ से निकलेंगे। साउथ कोरिया वाले इटली एम्बेसी जाएंगे मदद के लिए और नॉर्थ कोरिया वाले इजिप्ट की एम्बेसी में मदद के लिए जाएंगे। सुबह सूरज निकलने से पहले ये लोग निकल जाते हैं अपने अपने रास्ते की ओर। हाँ, इटली वालों के पास पहुंच जाते हैं। हैन इटली वालों के पास पहुंच जाते हैं और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके और साउथ कोरिया के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन हैन कहता है कि अगर वो नॉर्थ कोरिया वालों को भी साथ ले चले तो अच्छा होगा। तो एम्बेसडर कहता है कि उनकी मदद इजिप्ट वाले ज़रूर करेंगे। उसकी बात सुनकर कॉन्ग कहता है अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या होगा। तो एम्बेसडर मना करते हैं कि वो उन्हें नहीं ले जा सकते। तभी हैन उनसे झूठ कहता है कि वो लोग अब साउथ कोरियन बन गए हैं और तब वो मान जाता है और फिर हैन उन्हें कुछ कार कीज देने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो सभी एक साथ यहाँ पर अपने सामानों के साथ जा सके। उधर इजिप्ट वाले उन लोगों को मना कर देते हैं और वो वापस आ जाते हैं। जब हैन उन्हें बताता है कि वो लोग तो जा रहे हैं तो उनके चेहरे पर मायूसी आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब वो यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन कॉन्ग उन्हें बताता है कि आप लोगों को खुद को साउथ कोरियन बताना होगा। उस दिन मैं तभी आपके पासपोर्ट में चेंजेस कर रहा था। कुछ देर में हम देखते हैं कि वो लोग अपनी कार के ऊपर बहुत सारी बुक्स लगा लेते हैं और कुछ मिट्टी के बर्तन भी, ताकि गोलियां जब उनकी कार को लगे तो उस टाइम वो बच सके। उन सभी को 3 बजते ही निकलना होता है, इसीलिए सब तैयार हो जाते हैं और जैसे ही 3 बजता है वो सभी निकल जाते हैं। बीच में उनका सामना सोमालियन पुलिस से होता है। वो उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाते हैं और हैन को लगता है कि अगर वो व्हाइट फ्लैग दिखाएगा तो उन्हें लगेगा कि वो पीस चाहते हैं। लेकिन यहाँ उनसे एक गलती हो जाती है। जब वो उस फ्लैग को बाहर निकालता है तो व्हाइट कपड़ा नीचे गिर जाता है और बस वो डंडा बाहर आ जाता है, जिससे कि पुलिस को लगता है कि वो किसी तरह की बंदूक है। और फिर क्या होना था, गोलियां चलना शुरू हो जाती है। दोनों कार को वो लोग भगाने लगते हैं। उन बुक्स की वजह से उनकी कार को ऊपर कम असर हो रहा था, लेकिन वो बुरी तरह से फंस चुके थे। हर तरफ बस गोलियों की आवाज आ रही थी। पुलिस उनका बहुत देर तक पीछा करती है और फिर आगे उनका सामना उन रेबल से भी होता है जो उनकी कार को जलाना शुरू कर देते हैं। कुछ तो हैन की कार के ऊपर ही चढ़ जाते हैं, पर वो जैसे तैसे अपने लोगों को बचाता है और इटालियन एम्बेसी पहुंच जाता है। पर अभी तक टाई की कार वहां पर नहीं आई थी और इतने में वहां पर वो रेबल भी पहुंच जाते हैं, जो कि उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। हैन अपने लोगों को व्हाइट फ्लैग देता है और मदद मांगता है इटली एम्बेसी से और वो उन रेबल्स को रोक लेते हैं। और इतने में दूसरी कार भी आ जाती है। सभी लोग सही सलामत होते हैं सिवाय ताई के। उसे गोली लग गई थी और सबसे ज्यादा बुरा कॉन्ग को लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो एक अच्छा इंसान था। अब ये लोग व्हाइट फ्लैग लेकर एम्बेसी की ओर भागते हैं और चिल्लाते हैं कि हम साउथ कोरियन हैं। इटली वाले समझ जाते हैं और वो उन रेबल्स को वार्निंग देते हैं कि वो पीछे हट जाए और इनके लिए गेट खोल दिया जाता है। उन्होंने ताई को वहीं पर दफन कर दिया था और अगले दिन सभी को एयरपोर्ट ले जाया जाता है। रास्ते में हैन की वाइफ देखती है कि रेबल्स ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। जहाँ पर बच्चे खेला कूदा करते थे, लेकिन आज वही बच्चे अपने हाथों में बंदूक लेकर खड़े हैं।
इसीलिए कहते हैं कि देश को चलाने के लिए सिस्टम का होना जरूरी है। अब सभी को प्लेन में बैठाया जाता है और एम्बेसडर ली हैन का शुक्रिया अदा करते हैं। प्लेन कीनिया में लैंड होता है और ये कार्गो प्लेन में मौजूद है, लेकिन उतरने से पहले कॉन्ग सभी को कहता है कि बाहर दोनों देशों के लोग अपने अपने लोगों को लेने के लिए आए हैं। हम दुनिया की नजरों में दुश्मन हैं, इसलिए हमें यहीं पर एक दूसरे को आखिरी अलविदा कहना होगा। अब सभी रोने लग जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिसके बाद उन सभी को नीचे उतारा जाता है। दोनों लोगों के रास्ते यहाँ से अलग हो जाते हैं, पर इन 17 लोगों को ही पता था कि उनकी यूनिटी ने ही उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। अगर हैन उस दिन अकेले ही चला जाता तो शायद आज नॉर्थ कोरिया वाले जिंदा ही नहीं रहते, लेकिन उन्होंने इंसानियत दिखाई जो कि सभी चीज़ों से बड़ी है। अब जाते समय कुछ माँ अपने बच्चों के चेहरों को छुपा लेती है क्योंकि वो साउथ कोरियन के लोग की तरफ देख रहे थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को उन पर शक ना हो। अब दोनों देशों के लोग अपनी अपनी बस में बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके साथ इस कहानी का भी यहीं पर अंत हो जाता है। कहानी देखकर यही सीख मिलती है कि आप किसी भी देश में हो, वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब वहां पर मुसीबतें आती हैं तो सबसे पहले अपना देश याद आता है, अपने लोग याद आते हैं। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।